भाई सोगी, एक बात है, ठीक है। तुमको भले थोड़ा अजीब लगे या कुछ तुम्हारा दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन एक बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि जो आरडीजे का डॉक्टर डूम है वो हमेशा से एमसीयू में ही था। ठीक है, हमारी नाक के नीचे लोकी से लेकर किंग एंड आयरन मैन से लेकर स्पाइडरमैन सभी को वही कंट्रोल कर रहा था। अब पूछो भैया ये क्या, तुम क्या बता रहे हो? लेकिन सुनो तो खरी, हम स्टेप बाय स्टेप तुमको सब सही से बताएंगे। मैं आरडीजे का डॉक्टर डूम अर्थ 616 पर आया था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और वेलकम टू मेरे कृत्विक एम्पायर में। यहाँ पे मार्वल मूवीज को लेकर मैं थोड़ा बहुत, यानी आप कुछ भी कह लो यार, थोड़ा है। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर सिविल वॉर में और एंड फैन से लेकर लोकी, इन सारी मूवीज एंड सारे शोज में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी को डूम कंट्रोल कर रहा होगा, ऐसा मेरी थियोरी है। कैसे, वो पहले सुनो। तुम्हें ये जानना होगा कि मल्टीवर्स एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो एक टाइम पर किंग द कंकर, अरे यार इसका नाम भी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, वेरिएंट्स के बीच एक मल्टीवर्स वॉर हुआ होता है जिसमें ही रिमेंस वाला वेरिएंट जीत गया था। इसी हुई रिमेंस ने सीक्रेट टाइमलाइन यानी अर्थ 616 बना दी एंड टीवी को काम दिया इसे प्रोटेक्ट करने का, ताकि कोई दूसरा किंग इस वेरिएंट कभी इस सीक्रेट टाइमलाइन को परेशान ना करे और दूसरे किसी भी ऐसे यूनिवर्स को पूर्ण कर दे। टीवी है जो ही रिमेंस का कोई दूसरा वेरिएंट प्रोड्यूस करे, लेकिन धीरे धीरे ही सीक्रेट टाइमलाइन देख देख कर थक गया एंड लोकी के लिए ऐसे इवेंट की सीरीज तैयार कर दी उसने, जिनके थ्रू होते हुए लोकी उसके पास पहुंच गया और आकर उसकी जगह ले लिया। यानी टोनी का आयरन मैन बनना, अल्ट्रॉन का क्रिएट करना, उसके बाद सिविल वॉर होना और बाद में थेनोस का आना, आधी पॉपुलेशन को मिटा देना और एंड गेम में लोकी का टेसर लेकर वहां से निकल जाना और फिर टीवी में पकड़े जाना और फिर फाइनली गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनना। ये सब ह्यू रिमेंस का ही प्लान था। इन सारी मूवीज के पीछे ह्यू रिमेंस का ही प्लानिंग थी। उसी ने तय किया था कि जब कहा कौन सा इवेंट होगा जिसके चलते लोकी भागा, अरेस्ट हुआ, फिर ह्यू रिमेंस के सामने आया तो ह्यू रिमेंस ने लोकी को अपना थ्रोन ऑफर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि लोकी को पावर चाहिए और लोकी ने उसकी जगह ले भी ली। ह्यू रिमेंस ये तो जानता था कि लोकी को पावर चाहिए, बट ये नहीं जानता था कि लोकी मल्टीवर्स के लिए आज़ादी चाहता है, फ्री विल चाहता है। इसी के चलते सीक्रेट टाइमलाइन को ओवरसीज करने की बजाय लोकी ने मल्टीवर्स का एक ऐसा ट्री तैयार कर दिया जिसकी ब्रांचेस हमेशा ग्रो करती रहती है। जैसा कि मैंने कहा कि फ्री विल मल्टीवर्स में हर किसी को सब कुछ करने की आजादी है और इसी के चलते ये ब्रांचेस इन्फिनिटी ग्रो करती है, जाती है। एंड ये याद रखना, लोकी सीजन 1 एंड 2 के इवेंट्स गेम के दौरान हुए थे, क्योंकि तभी लोकी ने टेसर एक चुराया था और फिर आगे जाकर मल्टीवर्सल ट्री तैयार किया था। और क्योंकि लोकी और टीवी है ये टाइम के फ्लो से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ कह लो कि टाइम से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो मल्टीवर्सल ट्री तैयार हुआ है, मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाले हर शख्स, एक एंगल से देखा जाए तो मल्टीवर्स हमेशा से ही एग्जिस्ट करता रहा है, क्योंकि मल्टीवर्स के सारे लोग लोकी और टीवीए की तरह टाइम से बाहर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि टाइम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और लोकी सीजन 2 में लोकी जो टाइम स्कीपिंग कर रहा था, इसी ने उसे ही रिमेंस से ज्यादा पावरफुल बना दिया था। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आसान भाषा में बता दूं, ह्यू रिमेंस ने सीक्रेट टाइमलाइन इसलिए बनाई थी ताकि कोई दूसरी किंग वेरिएंट से कभी उसके लिए खतरा ना बने। लेकिन जब लोकी इस प्लेटफॉर्म पर आया और आगे बढ़ा, कंट्रोल उसके हाथ में आया, तो मल्टीवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आ गई और उसी के साथ एक नया खतरा भी आ गया, इंकर्जन्स।
क्योंकि मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे ढेर सारे यूनिवर्स, और एक यूनिवर्स की बाउंड्री जब दूसरी यूनिवर्स से कोलाइड करती है तो इंकर्जन्स होता है, जिससे एक या फिर वो दोनों के दोनों यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मार्वल में इंकर्जन्स बहुत से डिफरेंट रीजन्स को लेकर हुए हैं, फिर चाहे वो डार्क होल्ड को पड़ा जाना हो या फिर पीटर के कहने पर स्ट्रेंज का स्पेल करना और उस स्पेल का टूट जाना। यानी मल्टीवर्स बहुत कमजोर है, बहुत फ्रेजाइल। मल्टीवर्स ट्री की ब्रांचेस इन्फिनिटी बढ़ा सकती है, बढ़ती ही चली जाती है, कभी रुकती ही नहीं है। और इसी के चलते एक चीज और बढ़ जाती है, डिफरेंट यूनिवर्सेस के कोलाइड होने का उनके बीच इंकर्जन होने की संभावना। अब अवेंजर्स डूम्सडे में ये जो डूम्सडे वर्ल्ड है, इसका लिटरली मतलब ही होता है दुनिया का आखिरी दिन। तो यह सीधा सीधा इशारा है इस बात का है, इसमें एक या बहुत सी दुनिया खत्म हो जाएंगी, चाहे वो 616 हो, 838 हो, 1005 हो या फिर और कोई यूनिवर्स। जब किसी भी अर्थ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कोई हीरो नहीं निपट पाता, तो आखिर में वो सब के सब सिर्फ एक ही बंदे के पास जाते हैं, वो है टोनी स्टार्क। तो किसी यूनिवर्स में यहाँ टोनी अभी भी जिंदा होगा और वहाँ के हीरोज उसके पास हेल्प के लिए गए होंगे, बट वो डूम कैसे बना? वेल, कॉमिक्स में विक्टर वन डूम की मदर ने अपनी सोल मेफिस्टो को भेज दी थी। डूम उसे बचाने के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो हेल में जा सके, बट उसका यह प्लान उस पर बैकफायर कर जाता है और उसका चेहरा स्कड हो जाता है। तो इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टोनी का कोई ऐसा वेरिएंट देखने को मिल सकता है जिसके किसी लव्ड वन के साथ भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, एमसीयू में पेपर टोनी को बहुत प्यारी ही, तो हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में पेपर मर गई हो या बीमार हो एंड उसका इलाज उस यूनिवर्स में ना हो। उस इलाज को ढूंढने के लिए टोनी कोई डिवाइस बनाए मल्टीवर्स में जाने के लिए, बट ये डिवाइस उस पर बैकफायर कर जाए और उसका चेहरा खराब हो जाए। और हम जानते हैं कि टोनी बहुत आगे की सोचता है, ना कि अपनी अर्थ के प्रोटेक्ट करने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता था, जो कि बाद में करप्ट होकर अल्ट्रॉन बन गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा टोनी वेरिएंट भी हो सकता है ऐसा कवच बनाना चाहे जो इनकर्जन प्रूफ हो, और वो चाहेगा एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जिसमें इनकर्जन का कोई चांस ही ना हो, 0 चांस। और ये 100% तभी पॉसिबल है जब एक यूनिवर्स के अलावा कोई दूसरा यूनिवर्स हो ही ना, क्योंकि जब तक एक से ज्यादा यूनिवर्स होंगे उनके कोलाइड होने से इंकर्जन होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रही। तो अगर इंकर्जन की पॉसिबिलिटी को 100% खत्म करना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि बाकी के सारे यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया जाए और बस एक ही यूनिवर्स, एक ही दुनिया बचे जिसमें वो टोनी वेरिएंट रूल करता है। जो समझ रहे हो ना? लेकिन टोनी ऐसा करेगा क्यों? क्या वो दुनिया पर रूल करना चाहता है? वेल, रीजन मैंने बताया। फर्स्ट, बिकॉज वो अपनी दुनिया को इनकर्जन्स और डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है, एंड सेकेंड, टोनी का ईगो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। इवन डेडपूल एंड वोल्वरिन में हमने एंकर बींग्स को देखा, तो उस टोनी वेरिएंट्स ने भी यहाँ देखा होगा, एंड भी बहुत सारी यूनिवर्स में इंक्लूडिंग R616 एंकर बींग, और कोई नहीं, टोनी स्टार्क ही रहा होगा। तो डेफिनेटली उस टोनी वेरिएंट को यही लगता होगा कि वो मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदा है, एंड मल्टीवर्स को सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकता है, उसका रूल बचा सकता है, यानी उसका जो वो खुद अपने आप को। बट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो समझ लो तो नहीं, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा होगा कि उस टोनी वेरिएंट जो डूम बनेगा उसे मल्टीवर्स के बारे में आखिर इतना कुछ कैसे पता चलेगा। वेल, इस एमसीयू में ऑलरेडी टीज किया जा चुका है। लोग कई बार सपने में ही अपने दूसरे मल्टीवर्स वेरिएंट को देख लेते हैं। ये चीज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में खुद स्ट्रेंज ने वांग को बताई थी और टोनी को
कई बार हमने फ्यूचर वगैरह के बारे में सपने देखते हुए भी देखा है। उसने अपनी बेटी का सपना देखा, हमारा एक बच्चा है, इतना सच्चा था सपना। हमने उसका नाम भी तुम्हारे पगलेट अंकल के नाम पे रखा था। तुम अपना देख के उठे तो मैं हाँ, वांडा ने जब उसे एवेंजर्स दिखाए तो भी उसने एवेंजर्स का खात्मा देखा था। तो क्या पता ये जो विजन था ये किसी और ही यूनिवर्स का हो जहाँ उसने एवेंजर्स को मत देखी हो यानी हो सकता है टोनी हमेशा से अपने सपनों में मल्टीवर्सल चीजें देखता रहा हो, और जब अपना टोनी ये सब देख सकता है तो जाहिर है दूसरे यूनिवर्स के टोनी भी देख सकते होंगे। तब तुम्हें सबसे मजेदार बात बताता हूँ, टोनी एंड गेम में टाइम ट्रेवल इवेंट किया। ओके, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक तरह का टाइम प्लेटफॉर्म यूज करता था, ठीक वैसा ही जैसा हमने कैंग वेरिएंट्स को यूज करते हुए देखा था। इवन रीड द रिचर्ड्स भी ये प्लेटफॉर्म टेली मारने के लिए यूज करता था। तो हो सकता है कैंग और कोई नहीं बल्कि किसी ऐसे ही टोनी स्टार्क वेरिएंट का नाती होता रहा हो, जिसेंट रहा हो, जिसने अपने पूर्वजों की टाइम ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी को हासिल किया और उससे और भी ज़्यादा रिफॉर्म किया, उसे अपग्रेड किया, क्योंकि इतनी सारी सिमिलरिटीज कॉमिक्स से ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। और मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे में भले ही कैंग डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन उसका नाम कई जगह लेकर उसे टीज किया जाएगा, तो इससे ये थ्योरी और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाती है। तो डूम्सडे में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां चूज करने की बात आ जाए कि कौन सा यूनिवर्स इंकर्जन से डिस्ट्रॉय होने से बचाया जाए, एक्समैन का यूनिवर्स बचाया जाए या एवेंजर्स का बचाया जाए। ऐसे में मल्टीवर्स को बचाने उसे स्टेबल करने के लिए चाहिए होगी ढेर सारी कॉस्मिक एनर्जी, जो पाने की डूम पूरी कोशिश करेगा। और कॉमिक्स में भी डूम ऐसा कई बार कर चुका है। उसने सिल्वर सर्फर की एनर्जी चुरा दी की कोशिश करी थी, उसने बियॉन्ड्स तक की पावर्स एब्जॉर्ब करी है। ऐसे में मूवीज में वो सबसे पहले टीवीओ की टक चुराने जाएगा, आफ्टर दैट वो कॉमिक्स की तरह गैलेक्स की एनर्जी भी चुराने की कोशिश करेगा। एंड गैलेक्स तो अभी फैंटेस्टिक फोर में आ ही रहा है, और मैंने तुम्हें अपनी जो लास्ट वीडियो में बताया था कि फैंटेस्टिक फोर में गैलेक्स मरेगा नहीं भाई, तो पता ही है नहीं मरा है। अब 616 MCU का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्स से ये सब जानते हैं, और आई थिंक RDJ का डूम यहाँ पर ऑलरेडी एक बार पहले आ चुका होगा, कब स्पाइडरमैन नो वे होम में, क्योंकि स्पेल से सिर्फ वही लोग 616 में आए थे जो पीटर को जानते थे, लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो। इसी तरह से टोनी भी तो पीटर को जानता था ना। दैट इज जे डीप एनालाइज और स्टडी करी होगी। प्लस वांडा के पास जो रियलिटी अल्टरिंग पावर है जिससे हमने वांडा विजन में देखा था, उन पावर्स की भी टोनी के डूम को जरूरत पड़ेगी अपना वर्ल्ड यानी बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ उसका राज चल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि टोनी वांडा को आखिर कंट्रोल कैसे कर सकता है। वेल देखो, डार्क होल्ड हर एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ वांडा मल्टीवर्स ऑफ मेट्स में जो आवाज़ें सुनकर और जो विजन्स देखकर घबरा गई थी, क्या होगा अगर वो विजन्स, वो आवाज़ें उसे कोई और ही सुना रहा हो, कोई ऐसा जो दूसरे यूनिवर्स में हो, एंड उसने डार्क होल्ड इतना डीप पढ़ रखी हो कि वो अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे ही वांडा को अजीब अजीब विजन्स दिखाकर इन्फ्लुएंस कर सकता हो, दे उससे इविल बनाने में मजबूर कर दे। दैट इज था। वैसे ही ये दूसरा टोनी वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स से हो सकता है वांडा को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं डूम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैजिक में भी उतना ही जीनियस है, और जैसे कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी ने डिस्कवर किया था कि उनका यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करने जा रहा है, इंकर्जन होने ही वाला है, तो वो इस मोरल क्राइसिस में फंस गए थे कि क्या किया जाए अपनी दुनिया बचाने के लिए। उस दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो एक ऐसा ही प्लॉट हमें MCU में डूम्सडे में भी देखने को मिल सकता है, जिससे टक्कर होगी डेडपूल एंड वोल्वरिन के एक्समैन यूनिवर्स यानी अर्थ
1005 और हमारे मैन 616 के हीरोज के बीच, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करने वाले होंगे और इसलिए हमें एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स का एक जॉइंट बैटल देखने को मिल सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि अब अर्थ 1005 में ठीक ठाक हीरोज की एक्समैन की एक टीम तैयार हो गई है। डेडपुल एंड वोल्वरिन में इवन गेवेंट भी मरा नहीं था, सो हो सकता है वो भी बाद में डेडपुल के साथ आ गया हो। एंड इधर ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सेम नए हीरोज की टीम को असेंबल कर ही लेगा। उसके बाद थंडरबोल्ट्स की टीम तैयार होनी ही। तो ये सब कुछ मिलाकर एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स के बीच एक जॉइंट बैटल का रूप ले लेगा, लेकिन इतना बड़ा बैटल जिसके आगे एंड गेम का फाइनल बैटल भी कुछ नहीं था। ठीक है, एंड बैटल बस एक डिस्ट्रक्शन होगा, ताकि ठीक है जैसे सिविल वॉर की तरह, जहां एवेंजर्स आपस में लड़े मरे जा रहे थे और बैकग्राउंड में मामा अपने प्लान में कामयाब होता जा रहा था। एवेंजर्स और से एक्समैन का ये जो मेगा बैटल होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा। हीरोज आपस में लड़ते रहेंगे एंड ये ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि डूम आखिर क्या कर क्या रहा है। एंड इसी बीच डूम धीरे से गुल्ली अटका देगा। वो इधर उधर से एनर्जी चुरा कर पहले तो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा एंड उसके बाद वांडा की पावर्स की हेल्प से बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा। तो एक्चुअल में मार्वल में अब तक जितने भी मज़ेदार इवेंट्स हुए हैं, ज़्यादातर के पीछे टोनी के डूम वेरिएंट का भी हाथ हो सकता है। उसने टीवी को भी स्टडी किया हो, तो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता हो, तो डूम को पता है कि बहुत पहले पास्ट में क्या हुआ है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला हो। डूम को सब पता हो कि कहाँ क्या इवेंट्स हुए हैं। प्यू रिमेंस को हमेशा ऐसा लगता था कि वो बॉस है, बट शायद ऐसा नहीं है। शायद वो भी डूम की कठपुतली था एंड लोकी के तोल लगाने वाले हैं। ये तो है, बहुत मजा आने वाला है। तो अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पर डाल दो, बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई MCU अपडेट्स से कभी भी मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम विनोद है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।